चलो देखो, बीएससी थर्ड ईयर मैथ पेपर फर्स्ट, वेक्टर लीनियर अलजेब्रा यूनिट फर्स्ट। तो यहाँ पे यूनिट फर्स्ट में है वेक्टर स्पेस सदिश समष्टि, ये स्टार्ट करने जा रहे हैं हिंदी मीडियम में। इंग्लिश मीडियम में तो पीछे की प्लेलिस्ट है, आप देख सकते हैं, पर हिंदी मीडियम में देखो आज शुरू करते हैं। वेक्टर सदिश समष्टि यूनिट फर्स्ट लीनियर अलजेब्रा बीएससी थर्ड ईयर। तो यहाँ पे यूनिट फर्स्ट में क्या है, सदिश समष्टि, सदिश समष्टि, सदिश समष्टि, इसको इंग्लिश में बोलते हैं वेक्टर स्पेस, वेक्टर स्पेस। ठीक है, अब वेक्टर स्पेस को समझने के लिए एक शब्द आप बीएससी सेकंड ईयर में पढ़े हो, लेकिन कुछ स्टूडेंट बीएससी फर्स्ट सेकंड ईयर पढ़े नहीं है ढंग से। ठीक है, इसमें आता है था ग्रुप थ्योरी। आप ग्रुप थ्योरी फर्स्ट पेपर था, कुछ लोग ग्रुप थ्योरी किताबें नजर देखे होंगे, पास हो गए होंगे। ठीक है, लेकिन ग्रुप थ्योरी में क्या होगा, ग्रुप थ्योरी में क्या था, सबसे पहले आता है एक शब्द बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन जो कि 12वीं क्लास में भी पढ़े हैं एनसीईआरटी बुक में फर्स्ट चैप्टर में। बाइनरी ऑपरेशन जिसको हिंदी में बोलते हैं द्विआधारी संक्रिया। क्या बोलते हैं, द्विआधारी संक्रिया। अब द्विआधारी संक्रिया क्या, द्विआधारी संक्रिया जिसको बाइनरी ऑपरेशन हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं। जैसे मान लो, सुनो अच्छे से, यन क्या है, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। प्राकृतिक संख्या जानते हो क्या है, 1 2 3। हाँ, गिनती वाली संख्याएं। ठीक है, 1 2 3 4 5 डैश 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 इस प्रकार। ठीक है, तो ये प्राकृतिक संख्याएं हैं। अब प्राकृतिक संख्या, दो प्राकृतिक संख्या लेते हैं, 2 और 3, 2 और 3 ये यन के अवयव है ना, ये बिलोंग्स पढ़ते हैं, जानते हैं इसको ना, 2 और 3 बिलोंग इन यन, 2 और 3 यन के मेंबर हैं। तो 2 और 3 के बीच में प्लस लगा दो तो क्या आएगा, 5। अब 5 भी इसमें शामिल होगा प्राकृतिक संख्या में, नहीं? ठीक है, लेकिन 2 और 3 के बीच में माइनस लगा दो तो -1 आएगा। -1 यन में शामिल नहीं है, क्या है, नहीं है सर। इसका मतलब क्या है, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में प्लस क्या है, द्विआधारी संक्रिया है, बाइनरी ऑपरेशन है, लेकिन माइनस बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। यदि यानी कि कोई दो एलिमेंट के बीच कोई ऑपरेशन लगाएं तो उसका जो रिजल्ट आए उसी सेट का मेंबर हो, तब हम कहेंगे कि वह ऑपरेशन उस सेट में बाइनरी ऑपरेशन है। यदि कोई ऑपरेशन लगाने से जो रिजल्ट है उस सेट का मेंबर नहीं है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, वे बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। ठीक है, तो हम कोई भी दो एलिमेंट ले, कोई भी जो मन हो आपका, अब प्लस लगाएंगे तो जो रिजल्ट आएगा इनका मेंबर आएगा। लेकिन कोई भी दो एलिमेंट लेने से माइनस लगाने पर नहीं आने का चांस है ना। आप कहोगे तो 3 और 2 लिए हो तो आता तो है, पर 2 और 3 के लिए भी आना चाहिए, हर एक एलिमेंट के लिए आना चाहिए। ठीक है, ठीक है, 2 2 लेंगे तो कहाँ आएगा, 2 और 2 में घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, 0 कहाँ शामिल, 1 1 लेंगे तो कहाँ शामिल है। ठीक है, लेकिन 1 1 लेंगे और प्लस लगाएंगे तो 2 आएगा, 2 और 2 लेंगे और प्लस लगाएंगे तो 4 आएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब किसी सेट में कोई नॉन एम्प्टी सेट हो और उस नॉन एम्प्टी सेट के कोई दो एलिमेंट लिए जाएं और उनके बीच में कोई ऑपरेशन लगाई जाए, तो ऑपरेशन लगाने से जो रिजल्ट है उसी सेट का मेंबर हो, तो वे ऑपरेशन को क्या बोलेंगे, बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, द्विआधारी संक्रिया बोलेंगे, बाइनरी ऑपरेशन या द्विआधारी संक्रिया। ठीक है, जैसे प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में प्लस बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है, लेकिन माइनस बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। ठीक है, अब प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में जब प्लस बाइनरी ऑपरेशन है तब यन कामा बाइनरी ऑपरेशन को ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं, इसको कहते हैं एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, एक बीजी संरचना कहते हैं। क्या कहते हैं, ठीक है, तो कोई नॉन एम्प्टी सेट उसमें डिफाइंड बाइनरी ऑपरेशन के साथ एक बीजी संरचना कहलाता है। ठीक है, कोई नॉन एम्प्टी सेट उसमें डिफाइंड बाइनरी ऑपरेशन के साथ क्या कहलाएगा, एक बीजी संरचना कहलाएगा। ठीक है, अब एक बीजी संरचना, जैसे मान लो जी कोई क्या है, जी एक नॉन एम्प्टी सेट है। ठीक है, अब जी एक नॉन एम्प्टी सेट है, तो जैसे आप ये जानते हो कि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय, यहाँ मान लो एक हम पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय लेते हैं आई। ठीक है, इसके एलिमेंट क्या होंगे, 0 +- 1 +- 2 +- 3 +- 4, ऐसे है पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, तो पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय में यहाँ पे 3 प्रॉपर्टी को हम देखते हैं, G1 G2 G3 G4 G5।
जीवन का मतलब होता है संबरक नियम। क्या बोलते हैं इसको? संबरक नियम। दूसरे को कहते हैं साहचर्य नियम। तीसरे को कहते हैं तत्समक अवयव का अस्तित्व। तत्समक अवयव का अस्तित्व। चौथे कहते हैं प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व। प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व। ठीक है। फिर क्या आता है? क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम। ठीक है। क्रम विनिमय नियम। अब देखो यहाँ पे संबरक नियम का मतलब ये होता है कि हम उस सेट के दो एलिमेंट ले और प्लस लगाएं, ऑपरेशन लगाएं। ठीक है। जैसे मान लो पूर्णांकों का समुच्चय आई है, इसमें हम बाइनरी ऑपरेशन प्लस मानकर चलते हैं। क्या मान के चलते हैं? इसमें प्लस बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है। तो हम दो एलिमेंट कोई भी लें, दुनिया कोई भी दो इंटीजर लेंगे, 2 और 3 लें, प्लस लगाएं तो 5 आए, तो 5 इंटीजर है कि नहीं है? इसका मतलब संबरक नियम का पालन हो रहा है। ठीक है। साहचर्य नियम के लिए क्या करेंगे? दो एलिमेंट, तीन एलिमेंट की जरूरत पड़ती है। 2, 3 और 4 बिलोंग इन आई। तो 2 + 3 और +4 बराबर 2 और +3 +4, दोनों मान बराबर आएंगे। इसका मतलब साहचर्य नियम का पालन भी हो रहा है। ठीक है। तत्समक का मतलब यह होता है कि इस आई में एक ऐसा अवयव होना चाहिए कि उस अवयव और सारे अवयव के बीच प्लस लगाएं तो उन अवयवों में कोई फर्क ना पड़े। जैसे ले लेते हैं -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 डैश डैश, ऊपर भी डैश है। अब -5 में हम 0 जोड़ दें तो -5 रहेगा। -4 में 0 जोड़ दें तो क्या रहेगा? -4 रहेगा। -3 में 0 जोड़ दें तो -3 रहेगा। -2 में 0 जोड़ दें तो -2 ही रहेगा। -1 में 0 जोड़ दें -1 रहेगा। 0 में 0 जोड़ दें तो 0 रहेगा। 1 में 0 जोड़ दें तो 1 रहेगा। 2 में 0 जोड़ दिए तो 2 ही रहेगा। 3 में 0 जोड़ दिए तो 3 रहेगा। 4 में 0 जोड़ दिए तो 4 रहेगा। 5 में 0 जोड़ दिए तो 5 रहेगा। इसका मतलब 0 जोड़ने से इन अवयवों में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो इस विशेष अवयव का नाम है तत्समक अवयव। क्या कहलाएगा ये? तत्समक अवयव। तो पूर्णांकों के समुच्चय में इस प्रकार का कोई अवयव है कि जो वह विशेष अवयव और उस पूर्णांकों के समुच्चय का प्रत्येक अवयव के बीच में संक्रिया लगाएं तो उन अवयवों में कोई फर्क ना पड़े। तो इसमें है 0, तत्समक अवयव है इसमें। ठीक है। लेकिन कोई आपसे ये पूछे कि n में प्लस संक्रिया के सापेक्ष तत्समक अवयव है, तो बताओगे कि कहाँ? कोई नहीं है। तो नहीं है इसमें। प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में प्लस संक्रिया के सापेक्ष तत्समक अवयव नहीं है, लेकिन गुणन संक्रिया के सापेक्ष तत्समक अवयव है। क्यों है? क्योंकि हम 1 में 1 का गुणा करें तो 1 आएगा, 2 में 1 का गुणा करें तो 2 आएगा, 3 में 1 का गुणा करें तो 3 आएगा, 4 में 1 का गुणा करेंगे तो 4 आएगा, 5 में 1 का गुणा करेंगे तो 5 आएगा। तो 1 का गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो गुणन संक्रिया के सापेक्ष तत्समक अवयव है। ये योग संक्रिया के सापेक्ष तत्समक अवयव 0। ये गुणन संक्रिया के सापेक्ष तत्समक अवयव है। ये योग संक्रिया के सापेक्ष तत्समक अवयव है। तो पूर्णांकों के समुच्चय में क्या प्लस योग संक्रिया के सापेक्ष तत्समक अवयव का अस्तित्व है कि नहीं है? है। एक ऐसा अवयव है, वह विशेष अवयव और पूर्णांकों के समुच्चय के सभी अवयव के बीच संक्रिया लगाते हैं तो उन अवयवों में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो उस विशेष अवयव को कहते हैं तत्समक अवयव। यहाँ तत्समक अवयव 0 है, इसमें तत्समक अवयव 1 है। तत्समक अवयव 1 है गुणन संक्रिया के सापेक्ष, इसमें योग संक्रिया के सापेक्ष। ठीक है। गुणन संक्रिया के सापेक्ष। ठीक है। तो तत्समक अवयव का अस्तित्व है। इसका मतलब इसमें तत्समक अवयव होना चाहिए, यानी उस सेट में एक ऐसा अवयव होना चाहिए कि वह अवयव है और उस सेट के सभी अवयव के बीच संक्रिया लगाएं तो उस विशेष अवयव की वजह से उन सभी अवयव में कोई फर्क जब नहीं पड़ता तो उस विशेष अवयव को कहते हैं तत्समक अवयव। उस विशेष अवयव को कहते हैं तत्समक अवयव। और इस प्रकार का एक अवयव 0 इसमें उपस्थित है। जैसे प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में 1 उपस्थित है कि 1 का हम किसी भी प्राकृतिक संख्या के साथ गुणा करेंगे तो उन प्राकृतिक संख्याओं में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए गुणन संक्रिया के सापेक्ष तत्समक अवयव 1 है प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में। अपूर्णांक संख्याओं के समुच्चय में योग संक्रिया के सापेक्ष तत्समक अवयव 0 है, क्योंकि 0 किसी भी पूर्णांक के साथ जोड़ेंगे तो उस पूर्णांक में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तत्समक की मीनिंग समझ में आई? ठीक है। अब देखो यहाँ प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व। ठीक है।
ठीक है, क्योंकि ये आप परीक्षा सार खरीद लोगे तो थोड़ी बीएससी सेकंड ईयर के बारे में वो बताएगा भाई, जिसकी जो जरूरत है पढ़ाने वाले बता सकते हैं कि आप बीएससी फाइनल पढ़ने के लिए क्या क्या चीज़ों की जरूरत है, तब उसको समझ पाओगे। नहीं तो सीधे रटोगे तो याद है कहाँ होगा, रटोगे सीधे तो बेस ना जानोगे तो। ठीक है, तो प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व। अब प्रतिलोम की मीनिंग क्या होती है? जब आपको ये पता चल गया कि इसमें तत्समक अवयव 0 है, तत्समक अवयव क्या है? 0 है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि 2 का प्रतिलोम अवयव क्या होगा, तो 2 यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, इधर क्या रहा होगा? 0 रहा होगा, -1 रहा होगा, -2 -3 -4 -5 -6, इन सब का प्रतिलोम अवयव आपसे पूछा जाए तो प्रतिलोम अवयव का मतलब ये होता है कि एक में हम क्या जोड़ दें कि तत्समक अवयव आ जाए। तत्समक अवयव तो पता लग गया है कि 0 है, तो एक में क्या जोड़े कि तत्समक अवयव आ जाए? एक में क्या जोड़े कि 0 आए? एक में क्या जोड़े? -1। एक में -1 जोड़ने से तत्समक अवयव आता है, तो एक का प्रतिलोम अवयव -1 होगा। -1। 2 में क्या जोड़े? -2। तो तत्समक अवयव 0। तो 2 का प्रतिलोम -2, 3 का प्रतिलोम -3, 4 का प्रतिलोम -4, 5 का प्रतिलोम -5, 6 का प्रतिलोम -6, -1 का प्रतिलोम +1, -2 का +2, -3 का +3, -4 का +4, -5 का +5, -6 का +6। तो इसे पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय में 0 का प्रतिलोम 0 होगा, 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 आएगा। तो आई में जितने अवयव थे सबका प्रतिलोम अवयव जो होगा वो आई में है। 1 का प्रतिलोम -1 होगा तो आई में है कि नहीं है? 2 का प्रतिलोम -2 होगा तो आई में है। 3 का प्रतिलोम -3 होगा तो आई में शामिल है। तो हर एक जितने इस समुच्चय में जितने अवयव शामिल हैं उनका जो प्रतिलोम अवयव है कहाँ हो? उसी में, तब कहेंगे प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व है। ठीक है, जैसे मान लो इंडिया में जितने आदमी हैं उनकी शादी इंडिया लड़किन के साथ हुई है, तो मान लोगे कि उसमें प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व है। अब किसी लड़के की शादी इटली में हो गई, ठीक है ना, तो कहोगे प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व नहीं है। कहने का मतलब ये हुआ कि आई मान लो इंडिया, आई मीन्स इंडिया, तो इंडिया में जितने एलिमेंट हैं तो सबका जो प्रतिलोम अवयव है वो इंडिया में, ठीक है, तब कहेंगे प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व है। मान लो 1 लाख आई में है, 1 लाख का जो प्रतिलोम अवयव है, ठीक है, वो आयन में है, तब कहेंगे प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व है। 1 लाख में से 8 मेंबर ऐसा है जिसका प्रतिलोम अवयव आई में नहीं है, तो हम कहेंगे प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व नहीं है। हर एक का होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा बताओ कौन सा पूर्णांक ऐसा है जिसका प्रतिलोम अवयव जो होगा वो आई में नहीं? बताओ। -55 लेते हैं तो -55 का प्रतिलोम क्या होगा? +55 हो जाएगा, ठीक है। तो कोई भी अवयव लेंगे उसका प्रतिलोम जो होगा आयन में शामिल है, तो कहेंगे प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व है, प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व है, ठीक है ना। तो इसका मतलब प्रतिलोम अवयव कहते हैं किसी अवयव का प्रतिलोम अवयव वह अवयव होता है कि जब दोनों के बीच में संक्रिया लगा दें, वाली ऑपरेशन लगा दें, तो उस समुच्चय का तत्समक अवयव आना चाहिए, तत्समक अवयव आना चाहिए। तत्समक अवयव के बारे में जान चुके हो। तत्समक अवयव वह विशेष अवयव होता है कि उस सेट के सभी अवयव उस विशेष अवयव के बीच संक्रिया लगाएं तो उन अवयवों में कोई फर्क ना पड़े, तब उस विशेष अवयव को कहते हैं तत्समक अवयव। तत्समक अवयव एक संक्रिया के सापेक्ष एक होता है। प्लस के सापेक्ष तत्समक अवयव 0 हुआ तो प्लस के सापेक्ष 0 के अलावा कोई दूसरा तत्समक अवयव नहीं हो सकता। जैसे यहाँ गुणन संक्रिया के सापेक्ष तत्समक अवयव 1 है, एक के स्थान पर कोई दूसरा और तत्समक अवयव नहीं हो सकता, ठीक है। इसी ग्रुप में तत्समक अवयव अद्वितीय होता है, ग्रुप की परिभाग विशेषताएं थी बेसिक सेकंड ईयर है ना, तो तत्समक अवयव एक ही होता है ना, अद्वितीय होता है, ठीक है। अब प्रतिलोम तो समझ गए, किसी अवयव का प्रतिलोम अवयव वह विशेष अवयव होता है कि जब दोनों के बीच में संक्रिया लगाएं तो तत्समक अवयव आना चाहिए, ठीक है। तो सभी अवयवों के तत्समक अवयव अलग अलग होते हैं, है ना। 5 का -5, 6 का -6, 7 का -7, -15 का +15, -15 का +15, ठीक है, 100 का -100, ठीक है। तो जितने आई में एलिमेंट है सबका प्रतिलोम अवयव जो होगा वो आई में है, तब कहेंगे कि प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व है। क्या कहेंगे? प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व है। फिर क्या आता है? क्रम विनिमय नियम। तो क्रम विनिमय नियम का मतलब क्या होता है? जैसे क्रम विनिमय नियम का मतलब ये हुआ कि जैसे 2 एलिमेंट ले लिए, 2 और 3,
विलांगिनाई, है ना। 2 और 3 के बीच में प्लस लगाएं, और 3 और 2 के बीच में प्लस लगाएं, दोनों मान बराबर होने चाहिए। 2 और 3 तभी 5, 3 और 2 तभी 5। इसका मतलब इसमें क्रमबंधन नियम का पालन भी हो रहा है, ठीक है। यदि मान लो कोई सब आई के स्थान पे कोई समुच्चय ले लेते हैं, क्या आई के स्थान पे कोई समुच्चय ले लिया भी, अब भी के एलिमेंट है क्या, अल्फा बीटा गामा, ठीक है। तो V1 में संवरक नियम का पालन होता है, ठीक है। V1 में क्या हो, संवरक नियम का पालन होता है, तो V कहलाता है, केवल संवरक नियम का पालन होता है, तो V कहलाता है क्वासी ग्रुप, का समूह, ठीक है। अब V में यदि 2 नियम का पालन होता है, संवरक और सहचर, तो इसको कहते हैं अर्ध समूह। अब V में यदि 3 नियम का पालन होता है, संवरक, सहचर और तत्समक, तब इसको कहते हैं मोनोइड, ठीक है। अब V में 4 प्रॉपर्टी होल्ड होती है, G1, G2, G3, G4, तो इसको कहते हैं ग्रुप, ठीक है, समूह कहते हैं, ग्रुप यानी समूह। यदि V में 5 प्रॉपर्टी होल्ड होती है, G1, G2, G3, G4, G5, तो उसे आबेली ग्रुप कहते हैं, आबेली ग्रुप, ठीक है। तो यदि कोई समुच्चय V के स्थान V लिखो चाहे G लिखो, G यानी ग्रुप, तो ग्रुप G कोई एलिमेंट है ABC, तो G में सिर्फ एक प्रॉपर्टी होल्ड होती है, उसको क्या बोलते हैं, उसको कल्प समूह। संवरक नियम भर का पालन होता है किसी समुच्चय में, इसको कहते हैं कल्प समूह। 2 प्रॉपर्टी संवरक और सहचर का पालन हो जाएगा, G1 और G2 प्रॉपर्टी होल्ड होने लगी, ठीक है, तो उसको कहेंगे अर्ध समूह। 3 प्रॉपर्टी तो मोनोइड, 4 प्रॉपर्टी तो समूह, समूह का आधा अर्ध समूह। तो समूह के लिए 4 प्रॉपर्टी होल्ड होना चाहिए, G1, G2, G3, G4, अर्ध समूह के लिए G1 और G2, इसीलिए तो आपको जब 1 प्रॉपर्टी तो कल्प समूह, 2 प्रॉपर्टी तो अर्ध समूह, 3 प्रॉपर्टी तो मोनोइड, एक समूह ही हिंदी में बोलते हैं या मोनोइड, और 4 प्रॉपर्टी तो ग्रुप समूह, और 5 तो आबेली समूह, 5 प्रॉपर्टी तो आबेली समूह, ठीक है। पता चला कि हम वेक्टर समूह, वेक्टर स्पेस बताने लगे, इसमें आप यही नहीं जानते ग्रुप क्या है, आबेली समूह नहीं जानते हैं। वो तो बीएससी सेकंड ईयर से रिलेटेड चीजें हैं कि बीएससी सेकंड ईयर अच्छे से पढ़ा है तो कोई फाइनल पढ़ेगा, इसमें खास ना किताब बनाई गई है, थोड़ी ये सब बनाई गई कि पढ़ाने के बाद पढ़ाया जा रहा बीएससी फाइनल, लिख ले। हाँ, तो यहाँ पे लिखो, कुछ लिखवाते हैं, सब लिखने वाली चीजें सेंस समझ में आ गया तो लिखो। पहले एक बीजी संरचना, नहीं अभी ये लिखो, द्विआधारी संक्रिया, बाइनरी ऑपरेशन लिखो, बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन, द्विआधारी संक्रिया, द्विआधारी संक्रिया, द्विआधारी संक्रिया, ठीक है। माना जी कोई आरिक्त समुच्चय, आरिक्त समुच्चय, आरिक्त समुच्चय, इसमें कुछ अवयव है ना, यदि जी के इन्हीं 2 अवयवों के बीच कोई संक्रिया स्टार लगाने से प्राप्त अवयव जी का ही अवयव हो, तो जी का ही अवयव हो तो स्टार को जी में द्विआधारी संक्रिया कहते हैं। अर्थात जी क्रॉस जी से जी में परिभाषित मैपिंग को परिभाषित फलन को द्विआधारी संक्रिया कहते हैं।
द्विआधारी संक्रिया कहते हैं, द्विआधारी संक्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे इसको समझाते हैं कि जी बराबर मान लो है 1 और -1। ठीक है, जी बराबर 1 - 1। ठीक है, इसमें देखते हैं क्या देखते हैं कि कोई आपसे ये कहे कि जी क्रॉस जी निकालो, अब 11वीं क्लास में पढ़े थे 1 - 1 लिख लो क्रॉस 1 - 1। अब इसको क्या करोगे, एक का एक के साथ एक एक, एक का -1 के साथ एक -1, -1 1 -1 -1 -1 ऐसे इतने एलिमेंट हो गए जी क्रॉस जी। ठीक है, जी क्रॉस जी के इतने एलिमेंट। आप देखो जैसे मान लो कोई भी संक्रिया लगाओगे इनके बीच में, मान लो गुणा लगाते हैं, गुणा लगाओगे तो एक अवयव का गुणा कैसे करोगे, दो अवयव की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो हमको एक लिए मान लो दोबारा लिए एक लिए, इसका मतलब एक और एक के बीच में गुणा लगा सकते हो, एक और -1 के बीच में गुणा लगा सकते हो, -1 और 1 के बीच में गुणा लगा सकते हो, -1 और -1 के बीच गुणा लगा सकते हो, एक और एक के बीच गुणा लगा सकते हो। तो किनके बीच गुणा लगा सकते हैं, जी क्रॉस जी करने से मिल गए सब। एक एक मत हो, एक -1 में लगा सकते हो, -1 और 1 में लगा सकते हो, -1 और -1 में लगा सकते हो। इसके अलावा कोई स्थिति और नहीं बचती। ठीक है, तो दो अवयव लेना पड़ेगा ना संक्रिया लगाने के लिए। इसका मतलब जी भर का अवयव से काम नहीं चलेगा, जी क्रॉस जी का अवयव लेना पड़ेगा संक्रिया लगाने के लिए। ठीक है, जी में तो सिंगल एलिमेंट रहोगे, एक भर के क्या करोगे, एक भर का क्या करोगे, जब तक एक नहीं करोगे, एक और एक के बीच में गुणा नहीं लगाओगे तो क्या होगा, रिजल्ट ही नहीं आएगा। एक एलिमेंट में एक भर लिख दिया, गुणा लगा दिया, तब क्या होगा, कुछ आएगा। तो एक और गुणे और कुछ ना लिखना पड़ेगा, तो 1 गुणे 1 लिखोगे, अथवा 1 गुणे -1 लिखोगे, अथवा -1 गुणे 1 लिखोगे, अथवा -1 गुणे -1 लिखोगे। कहने का मतलब गुणा लगाने के लिए दो अवयव की जरूरत है, इसका मतलब जी क्रॉस जी के एलिमेंट लेने की जरूरत है, जी भर से काम नहीं होगा। लेकिन गुणा लगाने के बाद जो रिजल्ट आएगा 1 गुणे 1 करोगे तो 1 आया, 1 गुणे -1 आया, 1 गुणे 1 तो -1 आया, 1 आया, तो रिजल्ट तो क्या आया, 1 -1 1। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, रिपीट एलिमेंट किसी समुच्चय में नहीं लिखे जाते, तो क्या लिख दोगे, 1 -1 आया, ये जी ना आया। तो कहने का मतलब ये हुआ जी क्रॉस जी से जी में आएगा रिजल्ट, जी क्रॉस जी का एलिमेंट लेकर के संक्रिया लगाएंगे। ठीक है, तो संक्रिया जो लगाएंगे वो फलन है, और फलन जब लगाएंगे तो रिजल्ट कुछ मिलेगा। जैसे मान लो कि आपके पास है क्या, fx बराबर क्या 2s + 1 है, एक में f लगा दोगे तो क्या होगा, 2 गुणे 1 + 1 तो क्या आया, 3 ना। एक अवयव में नियम लगाए f तो 3 आया, 2 में लगाओगे तो 5 आएगा, 3 में लगाओ तो 7 आएगा। तो नियम लगाने से ना आया, इसे को फलन कहते हैं, इसको फलन कहते हैं। तो यहाँ f का काम कौन है, गुणा। एक एक के बीच हम क्या लगाएं, जैसे मान लो यहाँ पे जी क्रॉस जी का मेंबर लेना पड़ेगा, इसके एलिमेंट तो आपको जान ही चुके हो, इधर रिजल्ट आएगा क्या, जी का एलिमेंट आएगा, पर इसके बीच में मैपिंग क्या लगाएंगे, यहाँ f कहाँ है, f के स्थान पे क्या लगाएंगे, गुणा। ठीक है, अब एक एलिमेंट ले जी क्रॉस जी का एलिमेंट कौन सा ले लिए, 1, किसका एलिमेंट है, जी क्रॉस जी का एलिमेंट है। अब इसमें हम क्या लगाते हैं, एक और एक के बीच में गुणा का चिन्ह लगाए ना, तो रिजल्ट आया 1। जी क्रॉस जी के मेंबर में न गुणा लगाए, तो रिजल्ट आया किसका, जी का मेंबर आया ना, जी के मेंबर तो 1 -1 है, तो एक आ गया तो जी का अवयव आ गया। ठीक है, फिर हम क्या इसका एलिमेंट लेते हैं, 1 - 1 एलिमेंट ले लिए किसका, जी क्रॉस जी का, और इसमें लगा दिए नियम गुणा। यहाँ नियम का मतलब गुणा, 1 गुणे -1 बराबर -1, तो -1 भी जी का एलिमेंट है। अब इसको लेंगे तो ये भी तो किसका एलिमेंट कहलाएगा, -1 और 1 भी ना जी क्रॉस जी का एलिमेंट है, पर रिजल्ट -1 गुणे 1 करोगे तो आएगा 1। ठीक है, और बिलोंग इन जी, -1 आएगा, है ना, जी का ही मेंबर। तो ये कह सकते हैं कि जी क्रॉस जी से जी के बीच डिफाइंड होने वाले मैपिंग को या फलन को क्या कहते हैं, द्विआधारी संक्रिया। या कैसे भी पूछ सकते हो कि जी कोई समुच्चय हो तो उसकी दो अवयव के बीच में कोई संक्रिया लगाने से रिजल्ट भी उसी समुच्चय का अवयव आता है,
तो वह संक्रिया क्या कहलाती है? द्विआधारी संक्रिया। द्विआधारी संक्रिया कहलाती है। जैसे जी में उदाहरण लिख लें। हैं? हाँ, यहाँ जो गुणा है जी क्रॉस जी से जी में एक फलन या मैपिंग, फलन या प्रतिचित्रण है। तो यह गुणा, यह फलन गुणा एक द्विआधारी संक्रिया जी में, या जी के किन्हीं दो अवयवों के बीच गुणा का चिन्ह लगाने से प्राप्त अवयव जी का ही अवयव है। इसलिए जी में संक्रिया गुणन एक द्विआधारी संक्रिया ठीक है ना? लिख लिए? हाँ सर। एग्जाम्पल सेकंड, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में n is equal to 1 2 3 4 5 6 7 डैश डैश में प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n बराबर में प्लस द्विआधारी संक्रिया है, किंतु माइनस द्विआधारी संक्रिया नहीं है। क्यों? और बिलोंगिंग n के लिए 2 + 3 बराबर 5 बिलोंगिंग n, बट 2 फॉर ऑल 2 3 बिलोंगिंग n के लिए 2 - 3 is equal to -1 is not belongs to n। ठीक है? दो प्राकृतिक संख्याओं का योगफल एक प्राकृतिक संख्या होता है, किन्हीं भी दो प्राकृतिक संख्याओं का योगफल लिए, ठीक है? लेकिन कोई भी दो प्राकृतिक संख्याओं का अंतर सदैव प्राकृतिक संख्या नहीं होता, कुछ का होता, कुछ का नहीं होता। यदि हम 3 - 2 कर रहे होते तो 1 आ जाता, लेकिन 2 - 3 में भी आना चाहिए ना। हम बोल तो क्या रहे हैं, किन्हीं के लिए ना बोल रहे हैं। कोई भी दो अवयव लिए जाएं, उनकी भी संक्रिया लगाएं माइनस, तब रिजल्ट भी n का एलिमेंट आना चाहिए, तभी वह संक्रिया द्विआधारी संक्रिया कहलाती है। द्विआधारी संक्रिया कहलाती है। द्विआधारी संक्रिया कहलाती है। लिख लिए? लिख लिए सर। अब एक शब्द आता है एक बीजी संरचना। एक बीजी
संरचना, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर एक बीजीय संरचना। कोई नॉन पेटिसेट, कोई अरिक्त समुच्चय उसमें परिभाषित द्विआधारी संक्रिया के साथ एक बीजीय संरचना कहलाता है। कोई अरिक्त समुच्चय उसमें परिभाषित द्विआधारी संक्रिया के साथ एक बीजीय संरचना कहलाता है। एक बीजीय संरचना कहलाता है। जैसे प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चयन में प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n में प्लस द्विआधारी संक्रिया है, प्लस द्विआधारी संक्रिया है, इसलिए n लिख दो और प्लस b लिख दो कामा लगा के ब्रैकेट, ठीक है ना। n लिख दिया प्लस n में जो परिभाषित द्विआधारी संक्रिया दोनों कामा लगा के ब्रैकेट के अंदर लिख दिए, तो इसको कहेंगे बीजीय संरचना। वही ना लिखा गया, कोई अरिक्त समुच्चय उसमें परिभाषित द्विआधारी संक्रिया के साथ ना है n, एक बीजीय संरचना कहलाता है। ठीक है, परिभाषित द्विआधारी संक्रिया के साथ एक बीजीय संरचना कहलाता है। जैसे प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चयन में प्लस द्विआधारी संक्रिया है, इसलिए n प्लस है, एक द्विआधारी संक्रिया, एक बीजीय संरचना है, एक बीजीय संरचना। ठीक है ना। अब दो वास्तविक संख्याओं का गुणनफल योगफल दोनों एक वास्तविक संख्या, दो वास्तविक संख्याओं को वास्तविक संख्या कोई ले लें, ठीक है, तो दो वास्तविक संख्याओं का योगफल भी एक वास्तविक संख्या होता है, दो वास्तविक संख्याओं का गुणनफल भी एक वास्तविक संख्या होता है। तो यहाँ पे वास्तविक संख्याओं को r से दर्शाते हैं, r में प्लस 8 दोनों संक्रियाएं द्विआधारी संक्रिया, तो इसको भी एक बीजीय संरचना कहेंगे। इसी समुच्चय में एक से अधिक द्विआधारी संक्रिया हो सकती है, जैसे वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में प्लस भी द्विआधारी संक्रिया है और गुणनफल भी क्या है, एक द्विआधारी संक्रिया है, नहीं है। तो यहाँ पे ये भी एक बीजीय संरचना, कोई नॉन एम्प्टी सेट उसमें डिफाइंड द्विआधारी संक्रिया के साथ क्या कहलाता है, एक बीजीय संरचना। इसमें दो बाउंड्री ऑपरेशन दोनों को कामा लगा के लिखेंगे, एक बीजीय संरचना, एक बीजीय संरचना। ठीक है ना। अब देखो तीसरा पॉइंट देखो, यदि जी कोई अरिक्त समुच्चय, जी कोई अरिक्त समुच्चय तब जी में एक द्विआधारी संक्रिया स्टार, द्विआधारी संक्रिया स्टार निम्नलिखित अभिग्रहीतों का, निम्नलिखित अभिग्रहित या गुणधर्म ग्रहीतों का, निम्नलिखित अभिग्रहीतों का पालन कर सकती है, निम्नलिखित अभिग्रहीतों का पालन कर सकती है। नंबर फर्स्ट, जीवन संबरक नियम, संबरक नियम, इसको इंग्लिश में कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। अभी हम सब लिख रहे हैं, कभी हम क्लोजर भर लिख दिए तो समझ जाना संबरक नियम है ना। दूसरा G2 संबरक नियम का मतलब होता है, कोई दो जीवन के एलिमेंट लें,
फॉर ऑल ए ऑफ बी बिलोंग इन जी, ए स्टार बी बिलोंग इन जी। ठीक है, इसको कहते हैं संपर्क नियम। जी के कोई दो अवयव लें, उनके बीच स्टार लगा दें तो वो भी जी का एलिमेंट हो। ठीक है, G2 का मतलब होता है एसोसिएटिव लॉ, साहचर नियम, साहचर नियम। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, तीन एलिमेंट जब फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग इन जी, ए स्टार बी और स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार और बी स्टार सी। ऐसे फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग इन जी के लिए क्या होना चाहिए, ए स्टार बी और स्टार सी, तो ए स्टार बी स्टार सी होना चाहिए। दूसरा आता है G3, तत्समक अवयव का अस्तित्व, तत्समक अवयव का अस्तित्व। इंग्लिश में लिखा करें एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, फॉर ऑल ए बिलोंग इन जी देयर एग्जिस्ट ई बिलोंग इन जी सच दैट ए और ई के बीच में स्टार लगा दें तो ए में कोई फर्क ना पड़े, अथवा ई और ए के बीच में स्टार लगा दें तो ए में कोई फर्क ना पड़े, तो ई तत्समक अवयव कहलाता है। जैसे जीरो जोड़ते थे ना, 25 में जीरो जोड़ो तो 25 ही आएगा, तो जीरो तत्समक अवयव, तो तत्समक अवयव को मानक रूप से ई लिखते हैं। अभी का काम वहाँ जीरो करेगा अथवा एक करेगा, गुणन संक्रिया है। ठीक है, ये दियर एग्जिस्ट इसको पढ़ते हैं। जी के हर एक एलिमेंट के लिए एक एलिमेंट ई का अस्तित्व किस प्रकार से होना चाहिए, तो वे ई एलिमेंट जी के सभी एलिमेंट के बीच संक्रिया लगाएं तो उन एलिमेंट में कोई फर्क ना पड़े, है ना। सभी एलिमेंट का काम ए कर रहा है, प्रतिनिधि का, ये ई पर्टिकुलर एलिमेंट होना चाहिए। ये दोनों के बीच में संक्रिया लगा दें तो इस अवयव में कोई फर्क ना पड़े, वही है, ई लगाने से कोई फर्क ना पड़े। चाहे ई का गुणा राइट साइड में करें, एक ई को चाहे राइट साइड में लिखें चाहे लेफ्ट साइड में लिखें, जीरो चाहे राइट साइड में जोड़े। जैसे हम लोग यहाँ पे क्या 2 + 0 करें तब भी 2 आए, अथवा 0 + 2 करें तब भी 0 आए। ठीक है, 2 आए तब जीरो तत्समक अवयव कहलाए। जीरो का काम ई कर रहा है, ई के स्थान में तत्समक अवयव को मानक रूप से ई माना करते हैं, है ना। फिर आता है G4, प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व, प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व, प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व। इसका मतलब क्या होगा, फॉर ऑल ए बिलोंग इन जी देयर एग्जिस्ट ए इनवर्स बिलोंग इन जी सच दैट, इस प्रकार हो ए और ए इनवर्स के बीच में स्टार लगाएं तो ई आ जाए, तत्समक अवयव आ जाए। 5 में क्या जोड़ दें, -5 तब आएगा 0, तो -5 कहलाएगा प्रतिलोम। तो ए और ए इनवर्स के बीच में स्टार लगाएं तो ई आए, तभी ए इनवर्स कहलाएगा प्रतिलोम अवयव ए का। ठीक है ना, अथवा ए इनवर्स और स्टार के ऐसे। आ तो रहा है। अब देखो, ये बहुत बड़ा बेस का काम करेगा बीएससी थर्ड ईयर का फर्स्ट पेपर पढ़ने के लिए, जो लोग बीएससी सेकंड ईयर में अच्छे से पढ़े नहीं हैं। अब देखो G5 क्या है, क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम। फॉर ऑल ए बी बिलोंग इन जी इम्प्लाई ए स्टार बी बराबर बी स्टार। ठीक है, ये होना चाहिए।
अब देखो, अब लिखवाते हैं। यदि एक बीजीय संरचना, जैसे आप बताए ना कि जी अरे समुच्चय है, इसमें परिभाषित द्विआधारी संक्रिया स्टार है ना, हाँ तो इसको एक कोष्ठक में लिख देंगे तो इसको क्या बोलेंगे? एक बीजीय संरचना बोलेंगे। नहीं, कोई अरित समुच्चय उसमें परिभाषित द्विआधारी संक्रिया के साथ साथ क्या कहलाता है? एक बीजीय संरचना। ठीक है, ये एक बीजीय संरचना केवल जीवन प्रॉपर्टी को होल्ड करती है, उसे क्या बोलेंगे? कल्प समूह। यदि एक बीजीय संरचना जीवन और G2 प्रॉपर्टी को होल्ड करती है तो उसको क्या बोलेंगे? अर्ध समूह। कल्प समूह, अर्ध समूह। अब 3 प्रॉपर्टी को होल्ड करती है तो एक समूही या मोनोइड, और 4 प्रॉपर्टी को होल्ड करती है तो उसको समूह, और 5 प्रॉपर्टी को होल्ड करती है उसको अकेली समूह। ठीक है यहाँ तक? तो यदि एक बीजीय संरचना, लिखे देते हैं 5 पॉइंट यहाँ पे। यदि पहला पॉइंट, यदि एक बीजीय संरचना जी स्टार, यदि एक बीजीय संरचना जी स्टार केवल जीवन प्रॉपर्टी को, जीवन अपग्रहित का पालन करती है, संपर्क नियम का पालन करती है, जीवन अपग्रहित अर्थात संपर्क नियम का पालन करती है, तब इसे, इस एक बीजीय संरचना को क्या बोलेंगे? कल्प समूह। तब इसे कल्प समूह कहते हैं, कल्प समूह कहते हैं। कल्प समूह किसे कहते हैं? एल्जेब्रिक एक बीजीय संरचना को कहते हैं, एक बीजीय संरचना सिर्फ केवल एक ही प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं जीवन भर को। जीवन क्या है? संपर्क। समझ गए ना? दूसरा, यदि एक बीजीय संरचना जी स्टार केवल जीवन और G2 प्रॉपर्टी को, केवल जीवन व G2 अभिग्रहित का पालन करती है, तब इस एक बीजीय संरचना को क्या बोलेंगे? अर्ध समूह। तब इसे अर्ध समूह कहते हैं, अर्ध समूह कहते हैं, अर्ध समूह कहते हैं। तीसरा, यदि एक बीजीय संरचना जी स्टार केवल जीवन G2 व G3 अभिग्रहितों का पालन करती है, तब इसे मोनोइड MONOID एक समूही कहते हैं, एक समूही कहते हैं। ठीक है। चौथा क्या है? यदि एक बीजीय संरचना अब ABCD पढ़े बिना आप नाम लिखना कैसे सीखोगे? ABCD नहीं आता, कोई नाम लिखना सिखाए। इसका ABCD बता रहे हैं वेक्टर स्पेस के लिए। एक बीजीय संरचना जी स्टार केवल G1 G2 G3 व G4 अभिग्रहितों का पालन करती है, अभिग्रहितों का पालन करती है, तो इसे
किसे समूह कहते हैं? किसे समूह कहते हैं? पांचवा, यदि एक बीजी संरचना G स्टार G1 G2 G3 G4 एवं G5 अपघटितों का अभिग्राहितों का पालन करती है तब इसे आबेली समूह कहते हैं। इसे आबेली समूह कहते। बात समझ गए? एक प्रॉपर्टी तो कल्प समूह, दो प्रॉपर्टी तो आदि समूह, तीन प्रॉपर्टी तो मोनोइड, चार प्रॉपर्टी तो समूह, पांच प्रॉपर्टी तो आबेली समूह। आबेली समूह, ठीक है। ठीक है। अब सदिश समष्टि की परिभाषा और उस पर आधारित एक क्वेश्चन कल बताएंगे, ठीक है। अभी अब क्वेश्चन आपको चतुर्थक, दशमक, शतमक पर बताते हैं और डिरेक्टली परीक्षण पर आधारित दो क्वेश्चन अभी बताते हैं, ठीक है। 5 मिनट सुस्ता लो तब तक, ताकि लगे कि अब दूसरे पीरियड लग गई, नहीं तो उब जाओगे पढ़